के हिसाब से आपका क्या व्यू हो हमारे साथ आज यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर सचिन त्रिवेदी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। एक नई वॉर चल रही है। अब ऐसे में आपका क्या व्यू है? क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? और इस समय आपका मार्केट पर व्यू क्या है? कंस्ट्रक्टिव है या थोड़े से कॉशियस हैं आप? धन्यवाद अनुज जी, आपके शो में बुलाने के लिए। तो देखिए अनुज जी, शॉर्ट टर्म में तो हमें पता है कि काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। जैसे हम क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करें तो वहाँ आपका टॉप लाइन ग्रोथ जो है 5, 6, 7% के तकरीबन रहा है। पिछले साल अर्निंग्स ग्रोथ कुछ खास नहीं रही है। तो ये दिक्कतें हैं, वैल्यूएशन महँगा है। अब जो आपने वॉर की बात कही है, वो दिक्कत भी है कि उस रीज़न से ऑयल के दाम जो ठीक-ठीक नीचे चल रहे थे, वो भी ऊपर बढ़े हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो रीसेंट बजट से लेके अब तक जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं 1-2 क्वार्टर के डाउन द लाइन उसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स हमें दिखने शुरू होने चाहिए। इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि ऑफ़ कोर्स मार्केट्स महँगे हैं, वैल्यूएशन महँगा है, अर्निंग स्लो डाउन है, उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर को सिलेक्टिवली लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। स्पेशली मुझे लगता है इन्वेस्टर को डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल एरियाज़ जैसे आईटी वगैरह में भी स्पेसिफिक रीज़न से आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए और मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए वहाँ पे। हुँ। अच्छा सचिन जी, गुड आफ्टरनून। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ देर के लिए इस पूरे वॉर ज़ोन को अगर बाज़ार से थोड़ा-सा हटा के, इन 2 हफ्तों को हटा के अगर हम 2 हफ्ते पीछे जाएँ, जब आरबीआई ने सरप्राइज़ किया था 50 बेसिस पॉइंट का कट, 1% कट हो चुका है, लिक्विडिटी से सरापोर है सिस्टम इस वक़्त। अगर मुझे थोड़ा-सा ये वॉर माइनस करके बाज़ार को देखना हो, अब आप देखिए एसबीआई ने रेट्स क कट किए, आई मीन कासा डिपॉज़िट्स अपने। थोड़ा बैंक्स पर एनबीएफसीज़ पर आपका आउटलुक क्या है इस वक़्त? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस सबसे महत्वपूर्ण धड़े को? क्योंकि इसके बिना हम कभी ऑल टाइम हाई पे जाते नहीं और इसके बिना हम कभी 52 वीक लो लगाते नहीं। बैंक्स और एनबीएफसीज़ को आप कैसे, कितना मतलब क्या रीज़नेबली प्राइस मानते हैं इस वक़्त? श्योर। देखिए अनुज जी, वीरेंद्र जी, अ, बहुत ये जो रिसेंटली मैं अगर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो आरबीआई ने तकरीबन तकरीबन वेरियस सीआरआर कट है या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है वेरियस मेजर से तकरीबन तकरीबन 9 ट्रिलियन डॉलर का इन्फ्यूजन सिस्टम में लिक्विडिटी का किया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है। अगर जैसे आपने सीआरआर की बात कही है, 3% पर आ जाएगा इवेंचुअली। ये काफ़ी लंबे अंतराल में सिर्फ़ 2 बार ऐसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मूव है। क्लियरली आरबीआई की तरफ से जो सिग्नल है या गवर्नमेंट की तरफ से जो सिग्नल है, उन्हें ग्रोथ को प्रोत्साहन करना है। तो ऑफ़ कोर्स जो आपने सेक्टर स्पेसिफिक बात करी, तो अगर हम पहले बैंक्स की बात करें, तो नियर टर्म इम्पैक्ट तो इसका डेफ़िनिटली बैंक्स पे थोड़ा अर्निंग्स में दिक्कतें आनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी सारी जो बैंक की लोन बुक है वो रेपो लिंक्ड है या कहीं न कहीं डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है। तो इस वजह से इनकी टॉप लाइन में नियर टर्म में दिक्कत आएगी। बट ये सारा मार्केट ऑलरेडी मुझे लग रहा है कहीं न कहीं एनालिस्ट अपने नंबर्स में फैक्टर इन कर चुके थे। जो पॉजिटिव सरप्राइज़ एलिमेंट है सीआरआर रिलेटेड, जो कहीं न कहीं बैंक्स की अर्निंग को सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस नियर टर्म अर्निंग को लुक थ्रू करेगा और पॉजिटिव एंगल जो फ्यूचर का होगा, क्योंकि अगर इतनी सारी लिक्विडिटी आई है कहीं न कहीं ग्रोथ में आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसमें तकरीबन 1 से 2 क्वार्टर आपको लग सकता है। मार्केट उसको ज़्यादा ध्यान देगा। इसीलिए मुझे लगता है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें पॉजिटिवली आउटलुक रखना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है पॉजिटिव रहेगा। जो दूसरा एरिया है एनबीएफसी, तो अगर आप सिर्फ नंबर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का जो लेंडिंग एनबीएफसी की तरफ था वो काफ़ी स्लो डाउन होके तकरीबन तकरीबन 3% ऑफ द लेंडिंग पे आ चुका था।
अब यहाँ से क्योंकि लिक्विडिटी पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ भी पिकअप होगा और स्ट्रेट अवे एनबीएफसीज को इसका बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि एनबीएफसीज बैंक से बोरो करती हैं ज़्यादातर मनी, वो अब सस्ते दामों पे उनको मिलनी शुरू होगी। तो मुझे लगता है एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों पे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पीएसयूज़ पे यहाँ पे क्योंकि थोड़ी स्प्रेड्स की दिक्कतें आ रही हैं बैंक्स को, क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी नीचे है इनका, कहीं न कहीं वो नॉर्मलाइज़ होगा और क्योंकि पीएसयू बैंक्स ज़्यादा लिवर्ड होती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जो हम सारे एनालिस्ट देखते हैं आरओए एज़ अ मेजर, कहीं न कहीं वो आपको दिक्कत दिखनी शुरू होगी। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज़ ज़्यादा सेफ और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। ओके, चलिए अगर प्योर मोमेंटम की बात की जाए, दो स्पेसेस जहां बहुत शानदार मोमेंटम है वो है डिफेंस और कुछ हद तक कैपिटल मार्केट प्लेस। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? ऑब्वियसली आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो भी अब उसी स्पेस में है, लेकिन इन दोनों स्पेसेस में आप क्या व्यू रखेंगे? तो पहले अगर डिफेंस की बात करें जी, तो एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, न सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली काफ़ी सारे देश अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना चाह रहे हैं और इस रीज़न से मुझे लगता है डिफेंस एक्सपेंडिचर स्पेशली एज़ द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऊपर जाएगा और उसमें भी केपेक्स ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि डिफेंस की कंपनियाँ जो इंडिया सेंट्रिक डिफेंस की कंपनियाँ हैं, मेक इन इंडिया, क्लियरली इनका बेनिफिट रहेगा। ऑब्वियसली एक दिक्कत है कि ये पूरा स्पेस काफ़ी महँगा हो चुका है। इसीलिए हमें नैरेटिव में ना देख के एक्चुअल जो जिन कंपनियों ने एक्चुअल स्ट्रेंथ बनाई है, पास्ट में डिलीवरी की है, उन कंपनीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ना सिर्फ नैरेटिव में जाना। बट ये एक पॉज़िटिव स्पेस मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में काफ़ी सारी कंपनियाँ इससे बेनिफिट करेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पॉज़िटिव है। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट प्लेस की, अगेन यहाँ पे दिक्कत है, वैल्यूएशंस महँगे हैं बट मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जैसे-जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमें काफ़ी सारे एचएनआईज़ और अल्ट्रा रिच एचएनआईज़ मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन कैपिटल मार्केट ये एक जो वेल्थ एडवाइज़री एक जो स्पेस है, वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स भी इससे बेनिफिट करेंगे बट ये एक स्टडी स्टेट कंपाउंडर जैसी स्टोरीज हैं तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी। ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है जो हमारे कैपिटल मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और काफ़ी अदर प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारा स्पेस आगे चल के ग्रो होने वाला है। बट हमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, कितना वेल नोन है, इनकी इवेंचुअल अर्निंग पोटेंशियल कितनी है। ये सारी चीज़ें ध्यान रख के मुझे लगता है कि वेल्थ एडवाइज़री को हमें एक से फिर रिवैल्यूएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जैसा स्पेस कंपाउंडर स्पेस रह सकता है। हम्म, अच्छा सचिन जी, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में अब आई थिंक हम रोज़ बरोज़ आप देखिए ना, एक वॉर जोन आपका 2022 से खुला हुआ है, फिर भारत पाकिस्तान का, और इस वक्त जो वॉर जोन है वो ज़्यादा क्रिटिकली पॉइज्ड लग रहा है। ऐसे में क्या एक सेफ पॉकेट फॉर द टाइम बिंग और फॉर माइट बी, आई मीन 2 मंथ 3 मंथ क्वार्टर, आईटी रह सकता है? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? बाजार उसमें एक अच्छा रिवॉर्ड खोजने की कोशिश करेगा क्या इस दौरान? आईटी या देखिए, आपने सही कहा कि अगर अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी है तो कहीं न कहीं जो इंडिया की स्ट्रेट दिक्कत, अगर बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो तकरीबन $8-9 से क्रूड बढ़ चुका है। इसका स्ट्रेट इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे आता है 0.4-0.5% का एक थंब रूल नंबर जो जनरली यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं करेंसी पे दिक्कत होगी, कहीं न कहीं हमारी कंपनियाँ जो सस्ते लोज़ इन्फ्लेशन से बेनिफिट कर रही थी। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो रही है, बट कंपनियों की अर्निंग्स डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप की। तो मुझे लगता है कि इन सारे अनसर्टेनिटीज़ का इम्पैक्ट कहीं न कहीं अर्निंग्स पे आएगा।
इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि स्टेट करेंसी से रिलेटेड आईटी को आ सकता है। अगर इन्वेस्टर सोच रहा है कि ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी अगले 1-2 महीने में डेफिनिटली मुझे लग रहा है कहीं न कहीं उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्लियर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो आईटी कंपनीज़ को मुझे लग रहा है कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऑलरेडी जीत चुके थे या जो क्लाइंट्स उनके पोस्टपोन कर रहे थे डिसीजन मेकिंग, उसका बेनिफिट स्ट्रेट आना चाहिए। और मैं एक चीज़ ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगा कि आईटी एज़ अ स्पेस में काफ़ी लंबा अंतराल हो चुका है, तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुका है जब हमने देखा है कि एक स्लोडाउन रहा है। पिछले 20 सालों में हमने इतना लंबा अंतराल कभी नहीं देखा था कि जब आईटी कंपनीज़ में टॉप लाइन में स्लोडाउन रहा था। तो मुझे लगा है कहीं न कहीं ये जो स्पेंडिंग कंपनियाँ रोक चुकी हैं, जो एंड क्लाइंट अपनी स्पेंडिंग को रोक चुका है, उसका बेनिफिट कभी न कभी कंपनीज़ को मिलना शुरू होगा, जो हम साइकिल की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी प्लस अगर अनसर्टेनिटी इन द ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर टैरिफ से रिलेटेड अगर सर्टेनिटी आती है, इसका बेनिफिट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज़ को मिलना शुरू होगा और वैल्यूएशंस ऐसे भी रीज़नेबल ज़ोन में आ चुके हैं। तो ये एक स्पेस है जहाँ मुझे लगता है कि हमें कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। ओके, मीनवाइल वोल्टास की एक इन्वेस्टर कॉल हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा उनका जो सेल्स है वो एसी सेल्स पर थोड़ा दबाव आया। वाइट गुड स्पेस में आपका क्या व्यू होगा सचिन जी? वैल्यूएशंस तो ऑब्वियसली महँगे हैं इस स्पेस में, बट जैसे व्हाइट गुड स्पेस में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जो हमारा ये बजट डिक्लेयर किया था, तो उसमें कहीं न कहीं जो टैक्स ब्रेक्स दिए थे गवर्नमेंट ने, उसका बेनिफिट मुझे लग रहा है कि ये कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी जो हम कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं दिखना शुरू होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, उनका भी बेनिफिट होगा। कुछ एक स्पेसेस हैं जैसे एसी जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वहाँ पे अनसीज़नल रेन से थोड़ी दिक्कत हुई है, इन्वेंटरीज़ ज़्यादा हुई हैं। वहाँ पे शॉर्ट टर्म पेन्स एसी एज़ अ स्पेस में रह सकता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म हमारा अंडर पेनिट्रेशन काफ़ी है और जैसे हमने पहले भी बात करी, एनबीएफसीज़ में अगर ग्रोथ आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनके कम होंगे, तो इसका काफ़ी सारा बेनिफिट है जो ऑटो को होगा, कंज़म्पशन से रिलेटेड कंपनीज़ जो हैं, जो हाई टिकट कंज़म्पशन से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उनको अगले 2-3 क्वार्टर से दिखना शुरू होगा। तो ये एक स्पेस है, अब ऑब्वियस दिक्कत है कि वैल्यूएशंस महँगे हैं, नियर टर्म अर्निंग्स में प्रेशर रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कहीं न कहीं ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे। ओके। अच्छा सचिन जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का आपने क्योंकि जिक्र किया और उनको अगर कुछ अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, उसमें आप आई मीन जब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आए थे उसमें गवर्नमेंट कैपेक्स के फिगर्स में अच्छा खासा जंप था, बट आई मीन वी आर स्टिल आई मीन क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल अबाउट प्राइवेट कैपेक्स, बट आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है इस वक्त? आई मीन क्या ये प्राइस कंसिडर करने लायक है एज ए इन्वेस्टर? एज़ अ इन्वेस्टर मुझे कहीं न कहीं वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म के अस्तित्व से काफ़ी महँगे हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन सिलेक्टिव ही रहना पड़ेगा, ऑब्वियसली विद अंडरलाइंग होप। देखिए जो ब्रॉडर मैक्रो है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान दे रही है, कहीं न कहीं वहाँ पे जो केपेक्स स्लो डाउन होगा। स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पे उनकी एबिलिटी, क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 3.5 अपने सीलिंग के तकरीबन जा चुका है, तो वहाँ पे स्लो डाउन होगा। तो ये जो दारोमदार है, वो कहीं न कहीं हमारे प्राइवेट कैपेक्स पे आना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि प्राइवेट कैपेक्स में वो कैश फ्लोज तो काफ़ी बना रहे हैं, बट वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट कैपेक्स पिकअप करेगा। मुझे लगता है जैसे-जैसे कंज़म्पशन पिकअप करेगा, एट सम पॉइंट इन टाइम ये कॉर्पोरेट कैपेक्स भी मार्केट में आएगा। बट गिवन नियर टर्म अनसर्टेनिटी, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हैं। तो मेरा कैपिटल गुड्स पे एज़ अ स्पेस कुछ उसमें से सिलेक्ट डिफेंस वगैरह निकाल दें, तो थोड़ा एक व्यू न्यूट्रल से नेगेटिव ही होगा। तो सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अभी सभी सेक्टर्स पे और क्षेत्रों पे अपने आपने अपनी राय रखी है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।